कल की क्लास में हम लोगों ने स्पेशली चर्चा किया था कि अर्थ क्रस्ट कैसे पैदा हुआ और अर्थ क्रस्ट के पैदा होने के क्रम में कई सारे थेरीज दी गई। नंबर ऑफ थेरीज आर propounded especially in the context of origin and development of the crust, especially theory by Chamberlain especially related to meteoroids, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी देखी, सोलास की कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, या अन्य बहुत सारे लैपवर्थ की भी कुछ इसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी थी। तो कई तरह की थ्योरी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी, बट मोस्ट ऑफ थ्योरी वाज टोटली एंड टोटली अपसर्ड, एकदम बेकार की बातें थी, कहीं कोई मान्यता प्रेजेंट टाइम में नहीं है। बट अब जब आप कहेंगे कि सर मान्यता नहीं है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मान्यता नहीं है तो पढ़ने की जरूरत क्या है? तो कई बार इसलिए बच्चों जरूरत होती है कि उन्होंने कम से कम उस टाइम में कुछ सोचा और कुछ करने का प्रयास किया, दैट वाज एप्रिशिएबल थे। ये सबसे बड़ी खास बात थी कि उन्होंने कुछ सोचा और कुछ करने का प्रयास किया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनकी थ्योरी को देखते हैं और इसी कंटेक्स्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने बात कही थी कि जो अर्थ क्रस्ट के उत्पत्ति को लेकर मॉडर्न थ्योरी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसकी चर्चा हम लोग कभी अपनी अगली क्लास में प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ाते समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जरा सिलेबस उठाइए आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। टुडे टॉपिक इज अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, दिस इज द टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। ये आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। ये टॉपिक क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, इट्स इम्पैक्ट, एंड इससे इम्पैक्ट जो आ रहे हैं तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि इस टॉपिक को हम लोग शुरू करें तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को भी बच्चों देख लें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जरा सा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, जरा जल्दी से क्वेश्चन लिखिए रिलेटेड टू दैट। भू आकृति प्रक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भू आकृति प्रक्रम पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया बच्चों 1998 में। ये क्वेश्चन 1998 में आया हुआ है, 20 मार्कर है, 20 मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भू आकृतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। भू आकृतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाली, भू आकृतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाली पृथ्वी की हलचलों एवं शक्तियों के मुख्य प्रकारों की विशेषताएं लिखिए। भूआकृतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाली पृथ्वी की हलचलों एवं शक्तियों के मुख्य प्रकारों की विशेषताएं लिखिए। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द मेन टाइप ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, discuss the character of the main type
of forces and earth moment involved in the production of land surface, involved in the production of landforms। ये क्वेश्चन आया बच्चों 1985 में, 60 मार्क्स का है। सोचिए, दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन, 1985 में आया हुआ है और आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, भू संचलनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू संचलनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ मोमेंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन classification of earth movement, classification of earth movement 1992, 20 मार्क्स। आप लोगों को कई बार भ्रम रहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, इनसे आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आसानी से रिपीट होते रहते हैं। बच्चों कैसे रिपीट होते हैं, रूप बदल जाते हैं। आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 20 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, मोर लेस बहुत सारी चीजें तो उसी की है ना। एक उसी तरह से घुमा फिरा के दूसरी तरह से पूछ दिया। नेक्स्ट लिखिए, तटीय क्षेत्रों से संबंधित स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास की व्याख्या कीजिए। तटीय क्षेत्रों से संबंधित स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, sequential development of landforms associated with the coastal areas। ये लीजिए, ये आया है क्वेश्चन बच्चों 2003, 60 मार्क्स। ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्जात बलों के फलस्वरूप बनी हुई भूआकृतियों का वर्णन कीजिए। बलों के फलस्वरूप बनी हुई स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ये आया है 2004, 60 मार्क्स। सोचो, डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स which are products of endogenetic forces। समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? ये देखिए, सिंपल से क्वेश्चन आ रही है, 2004 में आया हुआ है।
देखो कहीं ना कहीं वही सब रिपीट हो रहा है, वही सब बातें चल रही हैं। तो यहां से आप लोग समझ रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए और लिखिए, तो एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों। नेक्स्ट लिखिए, हिम नदी रंजित प्रदेशों, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों 6। हिम नदी रंजित प्रदेशों की स्थलाकृतियों के विकास एवं विशेषताओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द इवोल्यूशन and characteristics of the landforms of glacial region। ये देखिए बच्चों, ये आया है आपका 1987 में 60 मार्क्स। ये देखिए क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, वही सब ये एक्सोजेनेटिक का है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, कास्ट एवं तटीय प्रदेशों की स्थलाकृतियों, कास्ट एवं तटीय प्रदेशों की स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास का विश्लेषण कीजिए। 1991 60 मार्क्स। इंग्लिश में लिखिए, एनालाइज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट of landforms in either karst or coastal region। देखो बच्चों, यहां पे कोस्टल वाला पहले ही पूछा हुआ है, यदि आपको याद हो तो एक कोस्टल पर क्वेश्चन पहले भी यहां पर आया हुआ है, कहीं पे क्वेश्चन पूछा भी था कोस्टल पर। तो ये देखो शायद कहीं पे कोस्टल पे क्वेश्चन आया हुआ था या किसी तरह का, ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 2003 में भी पूछा हुआ है। और ये पहले, उससे पहले बच्चों और भी पूछा हुआ है, ये आपका 1991 में, यानी कि रिपीट के चांस सबसे ज्यादा बनते हैं। चलिए, हालांकि ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस से है, बट मैं यहाँ पे जैसे ज्वालामुखी जो है वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस से ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर मैं इसको थोड़ा रोक दे रहा हूं, या लिख लीजिए जल्दी से। दृश्य भूमि के विकास में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, दृश्य भूमि के विकास में ज्वालामुखी क्रिया तथा पटल विरूपणी के प्रभावों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ discuss with example the influence of volcanism and diastrophism on evolution of landscape। diastrophism
ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप। 1997 60 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए, देखिए फिर रिपीट कर दिया, काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अत्यावश्यक दशाएं, काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अत्यावश्यक दशाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन essential condition for the development of karst topography, for the development of karst topography। ये 2010 में आया, देखिए फिर रिपीट कर दिया है, ऊपर भी कास्ट था, ये देखिए 91 में और फिर से रिपीट कुछ समय बाद। ये देखो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं बच्चों, और सेम क्वेश्चन आप जाओगे उधर यूपी पीसीएस में भी मिलेगा, सेम क्वेश्चन उधर आप जाओगे बीपीएससी में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, और ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है क्योंकि व्यापक प्रभाव ये लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, अपक्षय और बृहत क्षरण, अपक्षय वेदरिंग और बृहत क्षरण की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए तथा इसके भू आकृतिक महत्व का वर्णन कीजिए, तथा इसके भू आकृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया बच्चों 2014 में 20 मार्क्स का। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आया है एक और, 8 नंबर क्वेश्चन है, अंडे की टोकरी स्थलाकृति, अंडे की टोकरी स्थलाकृति शॉर्ट नोट्स में आया है, का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, डिस्क्राइब द बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे, और बहुत सारे, तो मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर, और यूपी पीसीएस में तो भरे पड़े हैं बच्चों। यूपी पीसीएस में जाओगे तो हर तीसरा चौथा क्वेश्चन यानी कास्ट टोपोग्राफी का, रिवर से बनी हुई टोपोग्राफी का, या फिर आपके ग्लेशियर से बनी हुई टोपोग्राफी का, कोस्टल पार्ट में बनी हुई वेब से टोपोग्राफी, या मरुस्थल या पौनों, मरुस्थलीय क्षेत्र में पौनों से बनी हुई स्थलाकृति या टोपोग्राफी, इन सभी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, चलिए तो आइए कुछ हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। रंजीत, आपने कहा था ना क्वेश्चन, तो देखिए आज काफ़ी टाइम हम लोगों का क्वेश्चन में ही चला गया, चूँकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उनकी रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों। एक मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगा, और आज फिर बता रहा हूं कि यूपीएससी में क्वेश्चन प्रायः 6-7 साल, 8 साल बाद, 10 साल बाद रिपीट होते रहते हैं। थोड़ी बहुत भाषा बदल दी जाती है और ईयर बदल जाते हैं, ईयर इतने बदल जाते हैं 8-10 साल बाद, 13 साल बाद, कई बार तो 15-15 साल बाद भी क्वेश्चन आया। आप लोगों ने देखा पेपर में, मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। और 10-15 सालों में बच्चों, सब बच्चे बाहर निकल जाते हैं, पुराने बच्चे, मतलब नई नई जनरेशन, उसमें अटेम्प्ट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नए नए आते रहते हैं। और कोई बच्चा पेपर देखता भी है तो 2-4-5 साल का देखता है तो रिपीट मिलता नहीं, तो सोचता है भाई नहीं तो नए नए क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। नहीं, यूपीएससी में भी रिपीट होता है।
और यूपीपीसीएस में जाएंगे तो पूछो ही मत, माशाअल्लाह, वो तो हर दूसरी तीसरी साल बाद, कई बार तो पिछले एग्जाम का ही पूछ दिया जाता है। बीपीएससी में जाएंगे तो वहां पर भी सेम कहानी, हर दूसरे तीसरे साल बाद रिपीट कर देता, फ्रीक्वेंसी वहां पे ज्यादा होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। सर 8.7, अच्छा 8.7 बेटा ये रहा ना, अच्छा ये वाला, हाँ लिख लीजिए। एक्सप्लेन वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग, एक्सप्लेन वेदरिंग and mass wasting and describe their geomorphic significance। ठीक बेटा, ये आया 2014 में, 20 मार्क्स, 2014 20 मार्क्स। यहां पे बच्चों जो हमारा टॉपिक है विशेष रूप से इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जल्दी से लिख लो इसको। एक्सप्लेन वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग एंड डिस्क्राइब देयर जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करें। ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है विच टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब आप लोग कहेंगे सर शुरू में तो आपने कहा था कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पर चर्चा होगी, अब आपने टॉपिक बदल दिया। तो थोड़ा धैर्य रखिए, वेट एंड वॉच, तेल देखिए और तेल की धार देखिए, यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे, थोड़ा सा देखिए समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि कहानी कहीं ना कहीं वही है, बस शब्द बदल जाते। बच्चों जरा सा आप लोग सोचिए, कल भी हल्की फुल्की चर्चा हुई थी कि क्या हमारी पृथ्वी एकदम ऐसी एक चिकनी सरफेस है? बताइए, क्या हमारी पृथ्वी एकदम कुछ ऐसी चिकनी सरफेस वाली है, यानी जिस पर कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, एकदम सपाट दिखाई दे रही है, टकली चांद जैसे? नो, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इफ यू सी द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन यू कैन इजिली सी there is a different kind of topography, different kind of things are found there, or rugged surface are there over earth surface। यदि आप पृथ्वी के सतह को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी का सतह उभड़ खाबड़ दिखाई देगा बच्चों, बड़ी खास बात। ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो आपको पृथ्वी की सतह एकदम सपाट सी दिखाई देगी। जैसे आप लोग कभी एरियल व्यू देखते होंगे अर्थ का, तो अर्थ का एरियल व्यू एक गोल सी अर्थ, प्यारी सी नीली सी सुंदर सी ग्रह दिखाई देती है, जिस पर ना तो कहीं हिमालय पर्वत मिलता है, ना तो कहीं एंडीज मिलता है, ना कहीं रोकीज मिलता है, ना तो कहीं कोलोराडो नदी के गहरे गहरे गॉर्ज कैनियंस मिलते हैं, ना तो सतलुज और इंडस या ब्रह्मपुत्रा के गहरे गहरे गॉर्ज दिखाई देते हैं। नथिंग इज देयर, ओनली प्लेन सरफेस। बट इफ यू सी द माइन्यूटली, जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ये हमारी जो सरफेस है बच्चों एकदम उभड़ खाबड़ उल्टी सीधी दिखाई देती है। यानी कि कल भी चर्चा हुई थी कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आर डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय मैनी फोर्सेस, दीज मैनी फैक्टर्स। ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, ये उभड़ खाबड़ भाग है, विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। कारकों की चर्चा हुई थी। अब जरा ये आप लोग सोचिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, ये कैसे बनी है भाई? सोचने वाली बात है। इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां जो बनी हुई हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आर देयर, हाउ टू ओरिजिन, कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये सोचने वाली बात है।
हम सबको विचार करना चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। और यदि ये उत्पन्न हुई हैं या पाई जाती हैं तो क्या हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ता है? यही आज हमारे टॉपिक का प्रश्न है और इसी पर हमें चर्चा करना। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर जो भू आकृतियां पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति के लिए कुछ निश्चित फोर्सेस जिम्मेदार है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस पृथ्वी पर कोई भी चीज यूं ही पैदा नहीं होती है ना, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज यूं ही पैदा नहीं होती है। हर चीज के पीछे कुछ कारक होते हैं, हर चीज के पीछे परिणाम होते हैं। यानी कि कोई भी कार्य होता है तो उसका परिणाम जरूर होता है और कोई भी परिणाम बिना कार्य के नहीं होता है। आप लोग गीता पढ़े होंगे या कोई भी इस टाइप के ग्रंथ, भारतीय संस्कृति के ग्रंथ पढ़े होंगे, तो बहुत सारे ग्रंथों में इसकी सीधी सीधी चर्चा मिलती है कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज यूं ही नहीं होता है, हर चीज के पीछे कुछ निश्चित कारक, कुछ निश्चित बल, कुछ निश्चित परिस्थितियां कार्य करती हैं, है ना? ये सुना होगा आप लोगों ने। तो एकदम सही बात है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जो रग्ड है, उभड़ खाबड़ है, जिस पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिस पर लंबी लंबी पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े पठार हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पठार हैं। जरा सोचिए, जैसे तिब्बत का पठार है जो लगभग 4 से 5 हजार मीटर के बीच में रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है, तो वहीं पर आप लोग देखोगे गहरे गहरे समुंदर हैं, समुंदर में बहुत गहरी गहरी ट्रेंचेज हैं, है ऐसा, बहुत गहरी गहरी ट्रेंचेज, जैसे मारियाना। तो ये जितनी भी लैंडफॉर्म्स बने हैं, ऑल लैंडफॉर्म्स आर ओरिजिनेट बाय सम फोर्सेस। तो परिभाषा जरा देखो आप लोग, क्या हुआ परिभाषा भाई? यानी कि भू आकृतिक बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? भू आकृतिक बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। जियोमॉर्फिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which are responsible for the creation of different kind of landforms over Earth's surface. In a very simple manner, you can understand कि geomorphic forces are special kind of forces which are responsible for the creation of or origination of different kind of landforms. इसलिए सिंपल वर्ड आप लोग वर्ड से ही परिभाषा निकाल सकते हो। जैसे लैंडफॉर्म्स में हिमालय बना है, एंडीज रॉकीज बने हैं, कैसे बन गए भाई? हाउ टू ओरिजिन? क्या यूं ही ऐसा हुआ कि एक दिन प्रवीण पोरिया सो के उठा, एक दिन पता चला कि विक्की क्या बोलते हैं द्वारका गुप्ता या यशवंत या जितने भी बच्चे, शशांक, रंजीत, ये बच्चे सो के उठे और देख रहे, अरे भाई ये देखो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भाई ये देखो ये देखो। ऐसा थोड़ी ना हुआ, नो, ऐसा नहीं होता बच्चों। इस नेचर में कुछ चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो फॉर्म्स पाए जाते हैं इन्हीं लैंड फॉर्म्स को ओरिजिन करने वाले बलों को आप कहते हैं भूआकृतिक बल। यहां पे बच्चों एक वर्ड और बना हुआ है, प्रक्रम, प्रोसेस। सिंपल वे में जब आप लोग प्रोसेस वर्ड पढ़ते हो, ध्यान रखना, जब सिंपल वे में वर्ड पढ़ते हो प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि द वे थ्रू दैट वी समथिंग क्रिएट और समथिंग मेक, है ना। प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों? प्रक्रिया का, यानी कि एक ऐसी कुछ विधि जिसके द्वारा कोई चीज बनाई जाती है,
क्रिएट की जाती है। सिंपल वे में प्रक्रिया या प्रोसेस को समझ सकते हो। बट इन ज्योग्राफी प्रोसेस हैज डिफरेंट मीनिंग। ये ध्यान रखना, इन ज्योग्राफी प्रोसेस हैज डिफरेंट मीनिंग। इन ज्योग्राफी द मीनिंग ऑफ प्रोसेस इज फोर्स। जब भूगोल में पढ़ोगे तो भूगोल में प्रोसेस का सिंपल मीन निकल के सामने आता है, द फोर्स विच क्रिएट समथिंग ओवर अर्थ सरफेस। एक ऐसा बल जो पृथ्वी के ऊपर कुछ चीजों को क्रिएट करता है। सिंपल मीनिंग यहां पर सामने आती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बने कैसे। तो निश्चित ही भू आकृतिक बलों से बने, और ये जो भू आकृतिक बल हैं इन्हें भू आकृतिक प्रक्रम भी कहा जाता है। देखो मैंने लिख दिया भू आकृतिक प्रक्रम या जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और मैंने एक्सप्लेन किया द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोसेस इन ज्योग्राफी इज फोर्स। ठीक है, हाँ, बाकी अन्य जगहों पर उसकी मीनिंग अलग अलग होगी, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, सेम वर्ड अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग मीनिंग रखता है। बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे शब्द जो होते हैं एक ही होते हैं, बट अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोग जाओगे तो उनकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। शायद आप लोग जानते हो या सुने हो, सुना आप लोगों ने कभी? ये बड़ी खास बात देखी जाती है कि अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आप लोग बहुत सिंपल सा टर्म सुने होंगे, पार्टी। पार्टी पार्टी जब सोशल कंटेक्स्ट में बात होती है तो पार्टी का मतलब बच्चों होता है गैदरिंग। जब गैदरिंग होती है किसी ओकेशन पर और इंजॉय किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव सेंस में पार्टी वर्ड यूज होता है कि वी आर इंजॉइंग गैदरिंग विद इंजॉय। बट जब पॉलिटिकल सेंस में बात होती है पार्टी, तो मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स विच दे हैव सम सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। कुछ ऐसे लोगों का समूह जिनका सेम आइडियोलॉजी है। तो वहीं जब बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात होती है तो पार्टी का मतलब होता है जिनमें ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि मेरी किताब छपती है तो मैं किसी को भेजता हूँ तो वो मेरी पार्टी हुई, और उसके लिए मैं पार्टी हुआ जहाँ से वो माल ले रहा है, और मेरे लिए वो पार्टी हुई जो माल जिसे मैं भेज रहा हूँ। तो ऐसे कई तरह के वर्ड होते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखना, कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो प्रोसेस एंड फोर्सेस या बल या प्रक्रम कोई डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम वर्ड। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ पे बात जब हो रही है प्रोसेस, ये सब वर्ड क्लियर हो गए। अब जरा देखो पृथ्वी के ऊपर बच्चों ये जो बल पाए जाते हैं, ये बल विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को बनाते हैं, नो डाउट। बट इनके जब पैदा होने का क्षेत्र के आधार पर निर्धारण होता है, यानी कि बल कहाँ से पैदा होते हैं, किस एरिया में पैदा होते हैं, तो उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनको दो भागों में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, और एक हो गया अंतर्जात बल, याद रहेगा बच्चों, और दूसरा हो गया बहिर्जात बल। यानी कि आपकी किताब में सीधे सीधे ये वर्ड यूज कर दिया गया है। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे इनका बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो बहिर्जात, ये जब भू आकृतिक बल क्या है ये तो समझ गए, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति कैसे होती है
उस बात पर यदि समझने की कोशिश करें तो ऑन दैट बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, यानी कि दो भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांटे जा सकते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। क्लियर है बच्चों? अब जरा आगे बढ़ो। अंतर्जात बल क्या है भाई? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। यानी कि कह सकते हो कि अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के सतह के नीचे कहीं उत्पन्न होते हैं। ये देखो, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ हलचल होती है, कुछ डिस्टरबेंसेस आते हैं और उसी डिस्टरबेंसेस की वजह से ये बल उत्पन्न होते हैं। और जब ये बल उत्पन्न होते हैं तो डेफिनेटली इनका प्रभाव सरफेस पर पड़ता है। यानी कि लो भाई, पर्वत बन गए, पठार बन गए, पहाड़ियां बन गई। ये देखिए, छोटी सी पहाड़ी बन गई। हो सकता है जमीन धसक जाए, गॉर्ज बन गया, गड्ढा बन गया, कुछ और हो गया, हो सकता है। यानी कि आप बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के सतह के नीचे उत्पन्न होते हैं ड्यू टू सम स्पेशल काइंड ऑफ मोमेंट बिलो द सरफेस। ठीक है, अंदर पृथ्वी के सतह के नीचे हलचलों की वजह से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के सतह के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे जरा सोचो, यहां जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। जरा सोचिए कोई हलचल हो जाए और यहाँ पे बहुत अधिक हीट इधर की ओर मूव कर जाए, यानी कि सिंपल हीट से मतलब मान लो मूव करेगी तो मैग्मा बनेगा। मैग्मा ऊपर की ओर मूव कर दिया और मैग्मा ऊपर की ओर मूव किया तो बच्चों क्या हुआ? ये देखो, पहाड़ी सी बन गई, है ना? या ये मैग्मा मोमेंट कर दिया, ऊपर की ओर आ गया, मैग्मा निकल गया, ये देखो तो पहाड़ बन गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो अंतर्जात बल हैं ये विशेष रूप से क्रिएटिव फोर्सेस हैं। याद ध्यान रखना बच्चों, ये रचनात्मक बल हैं। ध्यान रखना, ये रचनात्मक बल हैं। ये पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और कुछ नई चीज, यानी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन। ध्यान रखना, ये कुछ नई चीज बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनकी वजह से पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग उभर खाबड़ दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? द लैंड सरफेस लुकिंग रग्ड बिकॉज ऑफ सम इंटरनल फोर्सेस एंड वो इंटरनल फोर्सेस आर सिंपली नोन एज क्रिएटिव फोर्सेस या क्रिएट करने वाले बल कहलाते हैं। ये बच्चों समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं? अब जरा यहां पे देख लो, ये देखो साहब जी, ये कौन है? बहिर्जात बल। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं बहिर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के सतह के ऊपर पैदा होते हैं, विशेष रूप से कुछ वायुमंडलीय दशाओं की वजह से या कुछ अन्य दशाओं की वजह से, है ना? These kind of forces, exogenous forces are those forces which originate over land surface or originate over the surface of earth and they are responsible for the balancing over earth surface। ध्यान रखना, ये पृथ्वी के ऊपर संतुलन बनाने के काम आते हैं, संतुलनकारी बल हैं, बैलेंसिंग फोर्सेज। पता है बच्चों, ये बैलेंसिंग फोर्सेस हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे? जरा सिंपल सा सोचो, ये यहां पे इंडोजेनेटिक फोर्सेस ने काम किया, ये पर्वत बन गया, उठता जाए उठता जाए उठता जाए। इमेजिन करिए आप लोग, जैसे पृथ्वी के हलचल के परिणाम स्वरूप
यंग फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं, एंड अमंग यंग फोल्डेड माउंटेन्स देयर इज हिमालय। जो अर्थ सरफेस में हलचल हुई है उसकी वजह से आप लोग देखोगे बच्चों सिंपल वे में कि नवीन वलित पर्वत बने हैं, और नवीन वलित पर्वत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है हिमालय। और हिमालय में बच्चों बात चलेगी तो जरूर बात माउंट एवरेस्ट की आएगी, सुना होगा। क्यों भाई माउंट एवरेस्ट की बात आएगी? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेटर हिमालय इन बिटवीन चाइना एंड नेपाल, दिस इज ए वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इसमें कोई शक नहीं, अभी चर्चा में चल रही है, 1-2 दिन से आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख रहे हो। तो ये जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स का सबसे ऊंची चोटी है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन्स की। अब जरा एक बात सोचो आप लोग, ये माना जाता है इसकी हाइट 8,850 मीटर है। ये डाटा अभी जो रिलीज हुआ है बेटा, अभी कितना ऑथेंटिक है कितना ये है अभी कुछ कहना नहीं है। इस समय माना जा रहा है, मोस्ट ऑफ स्कॉलर मान रहे हैं 8,850 मीटर्स। इफ दिस इज ए हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 3 करोड़ ईयर्स, ये ऊंचाई बच्चों आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जानते होंगे, ये हाइट लगभग 3 करोड़ साल में हुई है। इमेजिन करिए ये हाइट 3 करोड़ साल में हुई है, तो अगले 3 करोड़ साल में जरा हाइट सोचे कितना हो जाएगी। आप सिंपल वे में कह सकते हैं सर 17,000 हो सकती है, 17,000 मीटर है ना, 17,000 मीटर। और जरा सोचिए नेक्स्ट 3 करोड़ ईयर में कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट 3 करोड़ ईयर में बच्चों इसकी हाइट नियर अबाउट 27,000 मीटर हो जाएगी। जरा सोचिए इसी स्पीड से ये उठता रहे पर्वत, तो इमेजिन करो इसी स्पीड से ये पर्वत हमेशा उठता रहे उठता रहे उठता रहे, तो क्या होगा। एक दिन स्थिति ये हो जाएगी बच्चों, अर्थ जो हमारी ऐसे घूम रही है ना, और यहाँ पे हिमालय साहब निकल आए, तो क्या होंगे, हिमालय ऐसे घूमते रहेंगे और एक दिन चंद्रमा को बगल में मारेंगे पट, मतलब जस्ट फॉर फन। चंद्रमा को यहाँ पे यानी कि ऐसे निकले रहेंगे अगल बगल छेड़ते हुए। जैसे सोचिए आपकी बॉडी में डंडा उंडा बंधा हुआ है, कांटे लगे हुए, आप जा रहे हैं ऐसे मारे टाक टाक। इसका मतलब है अर्थ पर जो आइसोस्टेसी बनी हुई है वह इस आइसोस्टेसी समाप्त हो जाएगी। बट यही नेचर में बच्चों बात होती है, एक बात कही जाती है कि जिस चीज का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। जो आज चीज उठ रही है उसका पतन होना पक्का है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है ना। और यदि पतन होगा तो कैसे होगा, अगेन रिक्वायर सम स्पेशल काइंड ऑफ फोर्सेस। तो वे बल जो इसे काट छांट के छोटा करते रहते हैं, छोटा करते रहते हैं, यानी कि इसको कुछ दिनों बाद कैसा कर दिया बच्चों, जरा इमेजिन करो, ये देखो इसको छोटा कर दिया। जरा सोचो आज से 10 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ साल पहले अरावली की क्या हाइट रही होगी। अरावली भी अपने जवानी के दिनों में रही होगी पहाड़ी, है ना, बहुत ऊंची ऊंची, कुछ हो सकता है हिमालय के जैसी रही हो, और उस समय हिमालय का अस्तित्व भी नहीं रहा हो, है ना। आज से 12-13 करोड़ साल पहले हिमालय का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अरावली पर्वत श्रेणी राज करती थी कि लॉफ्टी माउंटेन, बट प्रेजेंट में क्या हुआ, वक्त ने मारा काट छांट करके घिस घिस के खत्म कर दिया, है ना, घिस के खत्म कर दिया, और हिमालय पैदा हुआ सबसे ऊंचा है। बट क्या 3 करोड़ साल बाद, 6 करोड़ साल बाद हिमालय की हाइट इसी तरह से होती रहेगी? तो बच्चों ध्यान रखना, नहीं नहीं नहीं। तो वे बल जो काट छांट के नीचे करते रहते हैं तो वही संतुलनकारी फोर्सेस कहलाते हैं। संतुलनकारी बल और बैलेंसिंग फोर्स। या जरा सोचो बच्चों,
ये भी तो कह सकते हैं विनाशात्मक बल, यानी कि कोई चीज बनी, ये बनी उसे काट छांट दे रहे हैं, तो क्या बोल सकते हो, विनाशात्मक बल और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। यस, तो अर्थ पर इसीलिए बच्चों कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में देखोगे जगह जगह जिक्र मिलता है कि अरे भाई हर चीज का उत्थान होता है तो पतन होता है, जहां रचना होती है वहीं पर विनाश होता है, और जहां विनाश होता है वहीं पर रचना होती है। सुना होगा आप लोगों ने, जहां पर विनाश है वहीं पर रचना है, जहां रचना है वहीं विनाश है। यह क्रिया निरंतर चलती है, यानी कि यदि कोई पैदा होता है तो मरेगा, और मरेगा तो पक्का है पैदा होगा। सुना होगा, चक्र चलता है, चक्र। इसी बेस पर डटन महोदय ने एक सिद्धांत दे दिया था, कभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक रूपतावाद का सिद्धांत, यूनिफॉर्मेटिज्म की थ्योरी, कि इस दुनिया में ना तो पहले आदि का अंत है ना अंत का आदि है, यानी कि दुनिया में कहीं कोई पता नहीं है, सब चीज कंटिन्यूअस है, पैदा होती रहती, चलती रहती, निरंतर बनती रहती, निरंतर पैदा होती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, नष्ट होती रहती, पैदा होती रहती, बिगड़ती रहती। तो इस तरह से ये दो बल आपके हो गए, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। और सबको समझ में आ गए कि नहीं बच्चों, बताइए, फिर इससे मैं आगे बढ़ूं, यहीं से कहानी अब आगे बढ़ेगी। ये लो भाई, अब अंतर्जात बलों को बच्चों अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, वी मे डिवाइडेड इन मैनी पार्ट। हम लोग कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जरा देखो कौन कौन सा। तो सिंपल आप कह सकते हो पटल विरूपणी बल, डियास ट्रॉफिक फोर्सेस, और दूसरा है आपका आकस्मिक बल, सडन फोर्सेस। ये दो तरह के बल बच्चों को यहां पे सीधे सीधे आपको अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। कौन कौन से? पहला है पटल विरूपणी बल और दूसरा है आपका आकस्मिक बल। नाम से समझ में आपको देखो, हिंदी के हिसाब से और इंग्लिश दोनों एकदम वर्ड इज क्लियर। हिंदी के हिसाब से पटल धन विरूपण, पृथ्वी का सतह पटल है, पटल मतलब लार्ज एरिया, पटल पृथ्वी की जो सतह है पटल है, उस पर विरूपण आ गया। ये जो चिकनी सतह थी ये कुछ ऊपर उठ गई, नीचे धंस गई, कुछ और हो गया, ये देखो। तो वही क्या कहलाया? पटल विरूपण। इन इंग्लिश देयर इज ए डियास, डियास मतलब वास्ट एरिया, प्लेट है ना, डायस वर्ड बोलते हैं, डायस बड़ा सा एरिया जिस पर सभी लोग बैठते हैं। ट्रॉफिक मतलब डिस्टरबेंस, फिक मतलब डिस्टर्ब करने वाला, यानी कि जो सरफेस को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा बल जो अर्थ सरफेस की जो सरफेस एरिया है, पटल है, उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। दैट इज सिंपली नोन एज पटल विरूपणी बल। ये बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, यानी कि पटल विरूपणी बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के सतह के ऊपर परिवर्तन लाते हैं बड़े स्तर पर। इनका करैक्टर क्या है, यानी कि इन बलों की विशेषताओं की बात करें तो क्या कह सकते हैं? व्यापक परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन लाते हैं बच्चों, यानी कि कह सकते हो वास्ट चेंजिंग होती है इनसे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्रहेंसिव चेंजिंग, चेंजिंग इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरह से चेंजिंग लाएंगे। बट खास बात क्या है? अत्यंत मंद गति से, अत्यंत मंद गति से बच्चों, बहुत ही स्लो, विद वेरी 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 स्लो स्पीड। इतनी स्लो स्पीड, इतनी स्लो स्पीड बच्चों, शायद आप लोग जानते हो, सुने हो कि इसका परिणाम हम लोग अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। पता आप लोगों को?
डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वी कांट सी इन ओन लाइफ। पता आप लोगों को, हम लोग इसके परिणाम को अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इतना स्लो होता है कि परिणाम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सालों में आता है। बात समझो इस चीज को कि इनके परिणाम सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों सालों में आता है। देयर रिजल्ट्स आर अपीयर्ड इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ ईयर। बच्चों ध्यान रखना, जैसे थिंक अबाउट हिमालय। आप पैदा होते हो तो क्या हिमालय की हाइट पैदा होते हुए देख रहे हो? देखो भाई हिमालय बढ़ रहा, नहीं। इतनी मंद गति से बढ़ता है, इतने स्लो स्पीड से कि आपकी खुली हुई आंखें नहीं कभी देख सकती हैं। समझे बच्चों? कभी नहीं देख सकती हैं। आजकल जो थोड़ा बहुत देख रहे हो, मैकेनाइजेशन की प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनें लगी हुई हैं जो उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने यह रिजल्ट दिया है। ये बात ओपन आई, आपकी खुली आंख, आप अपनी आंख से हिमालय को बनते हुए नहीं देख सकते हो। नेवर एवर, ठीक है? नेवर एवर आप लोग कभी नहीं देख सकते। तो इस तरह से आप लोग पटल विरूपणी बल की चीज ध्यान रखना। यह व्यापक परिवर्तन होता है, कंप्रहेंसिव चेंजेस, बट विद वेरी स्लो स्पीड। एंड थर्ड, ये भी ध्यान रखना बच्चों, थर्ड भी, कि ये बहुत व्यापक एरिया में, बहुत बड़ा कंप्रहेंसिव एरिया, कंप्रहेंसिव यानी कह सकते हो कि वास्ट एरिया होगा। जैसे सोचो माउंटेन्स हिमालय बने हुए हैं, जरा सोचिए बच्चों, हिमालय जो फैला हुआ लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, एंडीज रॉकीज फैले हुए लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, है ना? ये लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए, और इस तरह के बल विशेष रूप से पर्वतों के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं, महाद्वीपों के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पता आप लोगों को? ये विशेष रूप से विशेष प्रक्रिया में ये सब यूज होते, तो आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद और जब आगे बढ़ते हैं तो ये फिर इनका क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चों। चलो इनको भी देख लो, यहीं लगे हाथ हम लोग देखते हैं आकस्मिक बल। तो जब हम लोग आकस्मिक बलों की बात करते हैं बच्चों, तो आकस्मिक बलों में विशेष रूप से वे बल आते हैं जो सडन चेंज लाते हैं, सडन चेंज। जैसे आप लोग देखो, पटल विरूपणी बल इतना स्लो काम करते हैं कि आप पूरे जिंदगी में देख नहीं पाते हैं। तो ये इतना तीव्र गति से काम कार्य करते हैं कि आप जिंदगी भर समझ नहीं पाते हैं। इतना तेज गति से हो गया, अरे बाप रे क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। जैसे भूकंप बेटा, 5 से 10 सेकंड का भूकंप सब कुछ बदल देता है, तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदल देता है। 5 से 10 सेकंड पहले पता चला कि आप इस करोड़ों की बिल्डिंग के मालिक हैं, करोड़ों की फैक्ट्री लगी हुई है। भूकंप आया, सेकंडों में दमीदोज एकदम नीचे फ्लैट हो गई। ऐसा होता है क्या? यस, भुज भूकंप आया था बच्चों, तो भुज के एरिया में बिल्डिंग एकदम ऐसी जो थी ना, ऐसे प्लेन हो गई थी, एकदम सपाट हो गई थी, कुछ ही सेकंड खत्म। समझ ही नहीं पाओगे, अरे मेरा बंगला कहाँ गया भाई, मेरा बंगला कहाँ गया? 420 नंबर का जो बंगला था मेरा,
रंजीत कहेगा इतना ऊंचा मैंने बंगला बनाया था, शशांक कहेगा भाई मेरा बंगला तो बड़ा ऊंचा था, और ये कहाँ गया, तो सब कुछ इस सेकंड में दमी दो लम्हालेट समझ नहीं पाओगे। या फिर कल्पना करो बच्चों, भूकंप की जगह ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए कुछ ही मिनटों में, भूकंप जहां सेकंडों में खत्म करता है, ये कुछ मिनट या कुछ घंटों में सब कुछ खत्म, सब कुछ। जैसे कल्पना करो आपका जब स्ट्राम्बोली का विस्फोट हुआ था इटली में, आज से 2000 साल पहले, उस पर मूवी भी है पोम्पाई, एक मूवी पोम्पाई शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस समय पता चला सब कुछ सेकंडों में, मिनटों में खत्म। तो वही यानी कि हुए आपके सडन फोर्सेस, यानी कि तीव्र गति से प्रभाव डालते हैं और कुछ ही मिनट में खत्म। इसको जिंदगी भर समझ नहीं पाते हो तो इसमें क्या हो गए बच्चों, कह सकते हो भूकंप। और दूसरा क्या है, ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जरा यहां पे हम लोग फिर से देख लें, आते हैं भाई इस एरिया में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ये जो पटल विरूपणी बल हैं, इन्हें फिर से बच्चों दो भागों में बांट दिया जाता है। क्या भाई, एक ऊपरी गामी और एक अधोगामी, या एक महादेश जनक बल, या आप कह सकते हैं इपेरोजेनेटिक, और यहां पर दूसरा जो है वो आपका पर्वत जनित, पर्वत निर्माणकारी बल, या ओरो जेनेटिक फोर्सेस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया आपका यहां पर दो तरह के डिवाइड हो गए। एक हो गया पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी और आकस्मिक बल, अंतर्जात बल, दो पार्ट में। फिर पटल विरूपणी के दो पार्ट हो गए महादेशजनक बल, या और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल का मतलब ये हुआ कॉन्टिनेंट वगैरह जो बने, जो कॉन्टिनेंट वगैरह के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, यानी ऐसे बल जो महाद्वीपों के बनने में जिम्मेदार हुए। इपैरो मतलब होता है कॉन्टिनेंट, ठीक है, ग्रीक वर्ड है महादेशजनक बल। अब ये जो महादेशजनक बल हैं, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। और जैसे आप कह सकते हैं ऊपरीगामी बल, अपवर्ड फोर्सेस, या इमरजेंस। समझ में आ रही बात? यानी कि कल्पना करिए कोई भाग ऐसा था जो समुद्र में डूबा हुआ था, छोटा सा था मान लो, है ना, ये समुद्र है, इसमें भाग डूबा हुआ था, और कुछ ऐसा बल लगा, ये देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, और पता चला कि ये ऊपर आके बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। तो बच्चों क्या होगा, ये देखो ये, और ऊपर साथ ही साथ बल्ब और दूसरे भी काम कर रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद आप देखो एक बहुत बड़ा भाग बन जाएगा सागर से घिरा हुआ, तो देखो महाद्वीप बन गया, द्वीप बन गया। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे डूबे हुए समुंदर के भाग समुंदर से ऊपर उठते रहते हैं। जैसे अभी हाल में ही आप लोगों ने सुना होगा, विश्व के एक क्षेत्र में एक कॉन्टिनेंट ऊपर उठ रहा है। बताइए जरा कौन सा भाई, किस एरिया में कोई ऐसा है
जहां पर चीजें ऊपर उठ रही हैं? बताइए। आप लोगों ने अभी हाल में न्यूजीलैंड के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूर्व में जो भाग है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जस्ट अबव द न्यूजीलैंड, देयर इज ए hundreds of thousands of islands found by corals। वह एरिया जो है यानी कोरल सी वाला एरिया जो है, तस्मान सी वाला एरिया, यह धीरे धीरे अपसर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। और यदि ये इमर्ज होता जाएगा बच्चों, तो करोड़ों सालों में यह एक उस एरिया में बड़ा महाद्वीप बन जाएगा। पता आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि हम लोग जब इंद्र के दरबार में बैठे हुए होंगे तो उसी समय कोई भागा भागा आएगा और कहेगा सर वो देखिए तुसी ग्रेट। तो क्या हुआ भाई? तो वो देखिए सर एक द्वीप बन गया। शुक्र था कि हम लोग आईएएस की तैयारी में उसको नहीं पढ़े थे। हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, होता है ऐसा। बट आप लोग क्या देख रहे हो? स्पीड वेरी स्लो। हम 2, 4, 5, 6 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकते। हमारी उम्र कितनी है बच्चों? 100 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर, अदरवाइज 70-80 ईयर्स। तो 70-80 ईयर्स में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी अनेक विद्वानों के ऑब्जर्वेंस में देखो, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, रिमोट सेंसिंग लगी हुई है। उन्होंने ये बात फाइंड आउट की है कि यस, इस एरिया में जो सागर के नीचे वाला भाग है इमर्ज हो रहा है। तो जब इमर्ज वाला होता है तो ऊपरी गामी बल कहलाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा अधोगामी बल, डाउनवर्ड फोर्सेस या सबमर्जेंस का मतलब ये है बच्चों कि कोई भाग जमीन सागर के नीचे धंस रहा है। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो ये कोई भाग ऊपर उठा हुआ है और सागर का लेवल ये है, तो इमेजिन करो ये धीरे धीरे जमीन के नीचे धंसता जाए। यदि कहीं पर उत्थान हो रहा है तो निश्चित ही कहीं पर पतन होगा। तो भाई यहाँ पे यह प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से महादेशजनक बल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? ऊपरी गामी और अधोगामी, और दूसरा अधोगामी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। अगेन बच्चों, अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो, ये पर्वत निर्माणकारी बल जो है अब ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। ये देखो, ये पर्वत निर्माणकारी बल भी ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। अगेन कैसे कैसे भाई? तो पहला है आपका तनाव, यानी ऐसे बल जो तनाव से पैदा होते हैं, टेंशन से, और दूसरा संपीड़न से, संपीड़न यानी कंप्रेशन से। कंप्रेशन कब होता है बच्चों? जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल वर्क करती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल मोमेंट्स होता है तो प्रेशर बनता है। देखो, ठीक है। और तनाव कब होता है? ये भी हो सकता हॉरिजॉन्टल हो या हो सकता वर्टिकल हो। कोई चीज टूट जाए, चटक जाएगी तो टूट जाएगी। तो इस तरह से आप 2 तरह से समझ सकते हो। देखिए भाई कौन कौन से? चटकन क्रैकिंग, दूसरा है भ्रंशन, फॉल्टिंग। यानी कि इस तरह के पर्वत, आप लोग जब पर्वतों का वर्गीकरण करेंगे तो पर्वत कई तरह के दिखाई देंगे बच्चों, कई तरह के पर्वत दिखाई देंगे। कुछ चटकन से बने होंगे, कुछ भ्रंशन से बने होंगे। चटकन के तो अब इतने एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, उससे रिफ्ट वैली वगैरह पर्वतों के आसपास या ऊंचे भाग के आसपास रिफ्ट वैली वगैरह बन जाती है। या भ्रंशन से आप लोग देखो बनेंगे, फॉल्टिंग से बने हुए होंगे तो इसमें भी पर्वत बन जाते हैं, या फिर कहीं कहीं वैलीज वगैरह बनती। फिर
संपीड़न, संपीड़न की जब बात होती है तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल वलन, फोल्डिंग, फोल्डिंग, समझ में आ रही बात। तो यहाँ बच्चों आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि अंतर्जात बल, पटल विरूप वो जो बल होते हैं, भू आकृतिक बल दो तरह के होते हैं। पहला अंतर्जात बल जो अंदर से उत्पन्न होते हैं, फिर बहिर्जात बल। अंतर्जात बल हमेशा रचनात्मक होते हैं, ये पृथ्वी के सतह पर कुछ बनाते हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहलाते हैं। और बहिर्जात बल उस पर संतुलन लाते हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहलाते हैं। चलिए, अंतर्जात बल फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो पार्ट के हो जाते हैं। पहला कौन सा, पटल विरूपणी या डियास्ट्रॉफिक, और दूसरा सडन या आकस्मिक बल। सडन फोर्सेस फिर दो प्रकार की हो जाती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, जो इतना तेजी से काम करती हैं पृथ्वी के सतह पर, नई नई चीज बनाती है। जैसे भूकंप जब आता है तो जमीन फट जाती है, गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, कोई जमीन सबसाइडेड होकर नीचे बैठ गई, बड़े बड़े पोखरे, तालाब, झील अचानक बन गई, नदियां बन गई। नदी अपना मार्ग वहां पर चल रही थी, बह रही थी, पता चला यहीं से बहने लगी, स्टूडियो के बगल से बहने लगी। यस, तो वोल्केनो हो सकता है फ्लैट एरिया हो, इतना मैग्मा निकले, इतना मैग्मा निकले, एकदम ऊपर उठ जाए, पर्वत बन जाए, पठार बन जाए, प्लेन्स बन जाए, पीक्स बन जाए, तो वोल्केनो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन देखो पूछा हुआ, याद करो। फिर बच्चों, ये जो पटल विरूपणी बल है, जो बल है, ये बड़ा स्लो काम करता है, मैंने आपको बताया, पर इसका इफेक्ट बहुत ही व्यापक होता है। जैसे सोचिए हिमालय लाखों लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। फिर ये जो डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो पार्ट में हो जाते हैं। पहला महादेशजनक बल यानी इपैरोजेनेटिक, और दूसरा ओरोजेनेटिक यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल। फिर ये जो इपैरोजेनेटिक है यानी कि महादेशजनक बल है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन सा भाई, एक तो अधोगामी यानी डाउनवर्ड फोर्सेस या इमरजेंस फोर्सेस, और दूसरा जो है अपवर्ड यानी कि ऊपरीगामी। एक तो ऊपरीगामी और दूसरा अधोगामी। तो ऊपरीगामी का मतलब इमरजेंस फोर्सेस और अधोगामी का मतलब सबमर्ज फोर्सेस। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो वहीं जब माउंटेन्स में आएंगे बच्चों, ओरोजेनेटिक फोर्सेस में देखेंगे तो अगेन ये दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, पहला टेंशन है और दूसरा संपीड़न कंप्रेशन है। जो टेंशन वाला अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, चटकन से, भ्रंशन से, और संपीड़न वाला स्पेशली वलन से। एक तो संवलन भी है, वलन भी है। तो संवलन का इतना एग्जाम्पल रैपिंग का नहीं मिलता है, वलन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो मेनली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा बच्चों स्पेशली जो आपको तनाव में देखोगे तो तनाव में मेन डिस्कस जो होता है भ्रंशन का ही होता है। ज़्यादातर फीचर्स इसकी वजह से ही बनते हैं। भ्रंशन बच्चों हमेशा ध्यान रखना तब बनते हैं जब वर्टिकल फोर्सेस काम करती हैं। ये ध्यान रखना, ये तभी क्रिया होती है जब वर्टिकल फोर्सेस कुछ काम करती हैं। पता आप लोगों को, वर्टिकल फोर्सेस से मतलब ये है कि मान लो यहां पर कोई ये पार्ट है ना, यहीं पर ये मान लो पूरा का पूरा, सपोज ये वाला पार्ट है, जैसे देखो, अब देखो ये यहीं पे रहा, नीचे या तो आ गया या फिर ऊपर चला गया। सपोज ये स्टैटिक रहा तो ये नीचे आ गया, ये नीचे रहा, ये स्टैटिक रहा तो ये ऊपर चला गया। तो ये भ्रंशन में हमेशा ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ टाइम ये वर्टिकल मोमेंट होता है, यानी किसी चीज के सहारे, ये देखो मान लो कोई चीज है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के सहारे दूसरा पार्ट ऐसे नीचे आ गया या फिर ऊपर चला गया। तो जब ऊपर जाएगा तो कुछ फीचर्स बन जाएंगे, नीचे आ जाएगा तो भी फीचर्स बन जाएंगे, यानी कि पर्वत बन जाएंगे। जरा देखो कैसे भाई,
जब फॉल्टिंग की प्रोसेस जब भी बच्चों होती है, इस फॉल्टिंग यानी भ्रंशन की प्रोसेस में कई तरह के पर्वत बनते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत सुना होगा, हॉर्ज पर्वत का नाम सुना होगा, रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिफ्ट घाटी, रैंप घाटी सुना आप लोगों ने रैंप घाटी का नाम कभी? रैंप घाटी, ब्लॉक माउंटेन्स, ये बहुत सारे पर्वत के प्रकार हैं, घाटी के प्रकार हैं। ये सभी बनते हैं बच्चों भ्रंशन की क्रिया से। कैसे जरा देख लो। इसमें सारा खेल बच्चों डायग्राम का है। जितना सुंदर और स्वच्छ डायग्राम आप लोग बना दोगे लिखने के साथ, उतने ही नंबर आने की संभावना है। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और कंसेप्ट बेस होते हैं। यदि आपने सीधा सीधा कंसेप्ट लिख दिया, बढ़िया सा सुंदर डायग्राम बना दिया, तो आपके नंबर सीधे सीधे 70% से पहले नहीं रुकता बच्चों, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे डायग्राम में जो भी बनवाता हूँ वो डायग्राम, रेलिवेंट डायग्राम आप लोग जरूर बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए कौन कौन से जरा देखिए आप लोग। जैसे सोचो ब्लॉक माउंटेन, इमेजिन करो कि मान लो कोई एरिया है, ये देखो ये कोई एरिया है और उसके नीचे चट्टान की एक ऐसी परत दूसरी है और इसके बीच वाले भाग में बच्चों चीजें स्टैटिक रहीं, किनारे वाले पार्ट उठ गए, या जरा कल्पना करिए किनारे वाले स्टैटिक रहे, बीच वाले पार्ट उठ गए। इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं होंगी, उन्हीं पर जरा आप लोग देखो, डायग्राम में बना रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये मान लो कोई एरिया है और अचानक कुछ घटना ऐसी घटती है, ये देखो, ये देखो बच्चों, ये जमीन मान लो किनारे वाले पार्ट स्टैटिक रहे और ये देखो जमीन धसक गई। समझ में आ रही बात? किनारे वाले पार्ट एज इट इज हैं, किनारे वाले पार्ट एज इट इज हैं, बट बीच वाला पार्ट ये देखो सबसाइड हो गया, ये जमीन धसक गई, गड्ढा सा बन गया। तो जरा सोचो यही क्या होगी? यही होगी बच्चों रिफ्ट वैली। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नर्मदा घाटी, अपर दामोदर, फिर राइन नदी। ये ध्यान रखना बच्चों, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जितना आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उतना ही आपके ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में डायग्राम बना देना, एग्जाम्पल लिख देनी है, प्रोसेस को डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, रिफ्ट वैली हो गई। अब जरा दूसरा देख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। चलिए अब दूसरा हो गई रैंप घाटी। देखो यहां पर देखो सब कुछ ऐसा है, अब देखो एक प्रोसेस दूसरी हो रही है। बच्चों ये देखो ये वाला पार्ट ऊपर उठ गया, आप देख रहे हैं बीच वाला पार्ट स्टैटिक है, एज इट इज है, बट किनारे वाला पार्ट ऊपर उठ गया। तो जब ये किनारे वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा तो बच्चों तो भी देखो गड्ढा सा बन गया, वैली सी बन गई। तो यही कहलाएगी आपकी रैंप घाटी, रैंप घाटी, रैंप वैली यही कहलाएगी। और कोई एग्जाम्पल देना चाहता हो आदित्य ठाकुर, वुड यू लाइक टू गिव एनी एग्जाम्पल, या प्रोनिता would you like to give any example or some other person which want to give example?
अनीसा बेटा समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम इज देयर अनीसा? अनीसा प्रॉब्लम हो कहीं पर या कोई बात हो तो बताइए जल्दी से। कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग देखोगे तो यहीं पर आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्रा वैली इज एग्जाम्पल ऑफ रैम्प। ये अपने आप में एक यूनिक टाइप का है बच्चों, पता आप लोगों को? दिस इज ए वन टाइप ऑफ यूनिक एग्जाम्पल। चलिए अब जरा तीसरा देख लो। ये तो अभी तक वैली बना दी आप लोगों ने, अब जरा कुछ और बना दो। ये देखो, ये तो बन गया। ये देखो बच्चों, ये देखो भाई, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो, इंटरेस्टिंग चीज है ये। आपने देखा कि यहाँ पे आप कहेंगे अरे सर ये तो सब एक ही जैसा है, कुछ एक ही जैसा होते हुए भी अंतर है। देखो आप लोग यहाँ पे, ये देखो सरफेस थी यहाँ पे बच्चों, इस सरफेस के बीच वाला पार्ट सबसाइडेड हुआ, सबसाइडेड होने की वजह से नीचे बैठा तो रिफ्ट वैली बन गई। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, यही वाला एरिया है, अचानक किनारे वाला पार्ट देखो सबसाइडेड हो गया, नीचे की ओर बैठ गया, सेटल डाउन कर गया, और बीच वाला पार्ट एक ब्लॉक उठा रह गया। तो उठा हुआ जो पार्ट होगा वही क्या होगा बच्चों? ब्लॉक माउंटेन होगा, ब्लॉक पर्वत। एग्जाम्पल याद करिए, वॉसजेस फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, इंडिया में सतपुड़ा विंध्यन, स्पेशली सतपुड़ा भारत, या सिएरा निवेदा, सिएरा निवेदा या निवेदा आपका यूएसए। एक उस विशेष एग्जाम्पल आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट 5 मिनट और बच्चों, बस ज़्यादा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 5 मिनट और। अब इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ये देखो, मान लो यही स्थिति है, मान लो यही स्थिति है, और इसी को मैं दूसरे तरह से अब डिफाइन कर दूं। बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, आओ ये देखो, ये देखो, ये जब उठ गया बीच वाला पार्ट तो हॉर्ज पर्वत हो गया। ये बीच वाला पार्ट उठ गया तो हॉर्ज पर्वत हो गया। इस तरह से आपके एरिया में दुनिया के विभिन्न भागों में से जर्मनी का हॉर्ज पर्वत इसका ग्रेट एग्जाम्पल है। याद रहेगा, हॉर्ज माउंटेन, हॉर्ज पर्वत, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप आसानी से बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। समझे कि नहीं आप लोग? बताइए भाई, बताइए सभी लोग समझे कि नहीं? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई शक या सवाल? बोलिए बोलिए, कहीं कोई शक या सवाल, कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत बताइए मुझे। ये सारी बात आपको समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल वे में यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये देखो आपके भू-आकृतिक बल हो गए। ये देखो, ये भू-आकृतिक बल हुए। बल ये 2 प्रकार के हुए, और फिर ये जो पहला बल है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये फिर 2 प्रकार का हो जाता है, पटल विरूपणी और आकस्मिक, डियास्ट्रॉफिक एंड सडन। अगेन पटल विरूपणी बल डिवाइडेड इन 2 पार्ट, आपका इपेरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक, महादेशजनक एंड पर्वत निर्माणकारी, और आकस्मिक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक। देन फिर महादेशजनक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपवर्ड फोर्सेस और इमरजेंस, और दूसरा अधोगामी या डाउनवर्ड फोर्सेस। फिर इधर आपके आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वत निर्माणकारी ये देखो 2 प्रकार के हो जाते हैं, तनाव एंड संपीड़न, यानी कि टेंशन एंड कंप्रेशन। फिर तनाव 2 पार्ट में हो जाता है, क्रैकिंग एंड भ्रंशन। भ्रंशन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
दुनिया में बहुत सारे इससे बने हुए फीचर्स आपको दिखाई देते हैं और उसी में आप लोग एक दो रिफ्ट वैली दिखाई देती है, जिसमें मैंने बताया कि मान लो कोई ऐसा सरफेस है जिसका बीच वाला पार्ट नीचे बैठ जाए, ये दोनों वहीं पर हैं, स्टैटिक हैं, तो जो गड्ढा बनता है उसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल नर्मदा घाटी पर दामोदर राइन या ग्रेट रिफ्ट ऑफ अफ्रीका वो एग्जाम्पल है, या रेड सी या डेड सी, ये सभी रिफ्ट वैली में सिचुएटेड है। इसी में आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, ये देखो ब्लॉक पर्वत का, ब्लॉक पर्वत में ये वाला पार्ट दोनों ऐसे नीचे की ओर आ गए, ये स्टैटिक रहा, तो एक पार्ट एक ब्लॉक छूट गया, वह छूटा उठा पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। अब जरा हम लोग इधर आते हैं, तो इधर में देखो रैंप वैली है कि यहाँ जहाँ किनारे वाले पार्ट स्टैटिक हैं, बीच वाला पार्ट बैठा, यहाँ पे दोनों आप लोग ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है आपके ऊपर की ओर आ गया, तो यही वाला जो है गड्ढा बना कहलाएगा रैंप वैली। और फिर यहाँ पे हॉर्ज माउंटेन, ये आप लोग देख रहे हो हॉर्ज माउंटेन, इसका मतलब ये है कि बीच वाला ब्लॉक ऊपर की ओर उठ गया, तो हॉर्ज माउंटेन हो गया। सबको समझ में आ गया? कहीं किसी को डाउट बताइए? किसी को डाउट नहीं? काफ़ी टाइम हो गया, तो बच्चों अब चला जाए, सभी लोग अपने अपने घर चलें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी का जो फोल्डिंग वाला पार्ट है उसकी मैं चर्चा कल करूंगा, सेम टाइम सेम जगह।